तो आज पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन। मैं राहुल तिवारी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन में संविधान में कुछ प्रोविजन दिए गए हैं, जिनमें आर्टिकल नंबर 54 जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन देगा। इसके बाद आर्टिकल 55 जो राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया या इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताता है। इसके बाद कुछ एक्ट का भी प्रयोग किया जाता है, कुछ एक्ट भी बनाए गए हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित हैं, जिनमें संसद द्वारा बनाए गए कानून में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1952 आता है। इसमें नॉमिनेशन फाइल करना, नॉमिनेशन को वापस लेना और इसी तरीके के अन्य रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में बताया गया है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़ते समय हम किन किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे या किन चीज़ों को जानेंगे, तो सबसे पहले राष्ट्रपति चुनाव लड़ने हेतु क्या अर्हताएं होनी चाहिए, कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए टू कंटेस्ट द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। राष्ट्रपति के चुनाव का आधार या मूल सिद्धांत क्या है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये हम पढ़ेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन होता है, कौन लोग वोट देते हैं, इसके बारे में जानेंगे। फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, मैनर ऑफ इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये क्या है, इसे जानेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े विवाद, कोई डिस्प्यूट अगर है तो उनका सेटलमेंट कैसे होगा, उनका निपटारा या समाधान कैसे होगा, कौन करेगा, इसके बारे में जानेंगे। फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विनियम बनाने की संसद की जो शक्ति है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में संसद कोई एक्ट, रेगुलेशन या रूल्स बना सकती है, इसके बारे में जानेंगे। पार्लियामेंट्स पावर ऑफ रेगुलेटिंग द इश्यूज रिलेटेड विद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और उसके बाद राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है या नहीं, री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इन चीजों के बारे में देखते हुए सबसे पहले हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए क्या अर्हताएं होती हैं, क्वालिफिकेशंस फॉर द कंटेस्टिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो इसमें सबसे पहली जो शर्त आती है, जो सबसे पहली क्वालिफिकेशन है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है उसे भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति जन्म से ही भारत का नागरिक हो, बाय बर्थ वो इंडियन सिटीजन हो, ये कंपलसरी नहीं है। उसकी नागरिकता अर्जित भी हो सकती है किसी दूसरी तरह से भी। अगर उसने नागरिकता अर्जित करी है तब भी वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो नेचुरलाइजेशन से हो, देशीकरण से हो या पंजीयन या रजिस्ट्रेशन से हो। जबकि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसे जन्म से ही अमेरिका का नागरिक होना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति जन्म से अमेरिका का नागरिक नहीं है तो चुनाव भी नहीं लड़ सकता। इसके बाद दूसरी क्वालिफिकेशन है कि उस व्यक्ति ने 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स। साधारण सी बात है कि 35 साल या उससे ज्यादा उम्र वाला व्यक्ति ही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तीसरी बात, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो, इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ द लोकसभा, मतलब वो लोकसभा का चुनाव लड़ने की अर्हता या क्वालिफिकेशन, योग्यता रखता हो तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ पाएगा। भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल और अदर अथॉरिटी। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लाभ का पद क्या होता है, इसके बारे में एग्जैक्ट बताना मुश्किल है, लेकिन लाभ का पद क्या नहीं है, किसे लाभ का पद नहीं माना जाएगा,
इसके बारे में स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन जरूर है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री इत्यादि लाभ के पद नहीं माने जाते। अगर कोई व्यक्ति पहले ही राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, मंत्री, राज्यपाल वगैरह है तो वो चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि ये सारे पद राज्यपाल के पद नहीं, ये सारे पद लाभ के पद नहीं माने जाएंगे और उसे इन पदों से त्याग पत्र देने की कोई जरूरत नहीं होगी चुनाव लड़ने के लिए। इसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव का आधार या मूल सिद्धांत क्या होता है? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो यहां पर जो पहला सिद्धांत ध्यान रखा जाता है वो है संघवाद, फेडरलिज्म। संघवाद का मतलब यह होता है कि केंद्र और राज्य इन दोनों को ताकतें हों, इन दोनों को पावर्स दी गई हों। तो राष्ट्रपति के चुनाव में केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी होती है, दोनों ही क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। फिर दोनों को बराबर महत्व दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि केंद्र अगर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या संसद है तो उसे ज्यादा पावर्स दी जाएंगी या राज्यों की सरकारों को कम पावर, नहीं, सभी राज्यों की सरकारों को संसद के या केंद्र सरकार के बराबर ही ताकत दी जाती है। फिर दोनों की सहमति से, विद द कंसेंट ऑफ बोथ, कि केंद्र और राज्य इन दोनों के माध्यम से, दोनों की सहमति से ही राष्ट्रपति का चुनाव किया जाए, यह भी एक मूल सिद्धांत है। फिर दूसरा और इम्पोर्टेंट जो मूल सिद्धांत है, जो बेसिक प्रिंसिपल है, वो है अप्रत्यक्ष चुनाव। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता, बल्कि कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जनता उन लोगों को चुनती है जो कि आगे चलकर प्रेसिडेंट को चुनेंगे, जो आगे चलकर क्या किन्हें चुनेंगे? राष्ट्रपति को। तो जनता कुछ लोगों को चुनेगी और ये लोग आगे चलकर राष्ट्रपति को चुनेंगे, ठीक है? तो इसे कहा जाएगा अप्रत्यक्ष चुनाव। अब एक प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष क्यों रखा गया है? तो इसके उत्तर में पहली चीज तो यह है कि राष्ट्रपति सरकार का वास्तविक प्रमुख नहीं है, वह वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख नहीं है, नॉट रियल एग्जीक्यूटिव हेड। इसलिए प्रत्यक्ष चुनाव कराना अनुपयोगी और महंगा होता, यूजलेस एंड कॉस्टली, क्योंकि सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर है, और प्राइम मिनिस्टर की ही बातें कौन मानता है? राष्ट्रपति। इसलिए अब राष्ट्रपति जनता की पसंद से हो या जनता उसे डायरेक्ट इलेक्ट करे, ये जरूरी नहीं है, बल्कि किसका डायरेक्ट इलेक्टेड होना जरूरी है? प्राइम मिनिस्टर का। इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रखा गया। दूसरी चीज, अगर राष्ट्रपति को भी आप या जनता सीधे चुनती और प्राइम मिनिस्टर को भी जनता सीधे चुनती, तो इन दोनों में कन्फ्लिक्ट हो जाता, मतभेद ये होता कि हम दोनों को ही जनता ने चुना है, तो ज्यादा ताकत किसके पास होगी? वास्तविक प्रमुख कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर वास्तविक प्रमुख होगा या राष्ट्रपति? तो ये विवाद भी हो सकता था, दोनों के बीच में शक्ति संघर्ष हो सकता था। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद में शक्ति संघर्ष की संभावना होती, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इस चीज को कम करने के लिए और पैसे बचाने के लिए राष्ट्रपति का चुनाव क्या किया गया है? अप्रत्यक्ष चुनाव रखा गया है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन देगा? निर्वाचक मंडल कौन होगा? इलेक्टोरल कॉलेज। तो इसके बारे में आर्टिकल 54 में बताया गया है। आर्टिकल 54 के हिसाब से, 54 के हिसाब से राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे पहले जो लोग भाग लेते हैं वो है निर्वाचित सांसद, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड एमपी। तो इलेक्टेड एमपीज में हमें पता है कि संसद के दो पार्ट होते हैं, दो हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में टोटल जो 545 मेंबर्स होते हैं, 545 मेंबर होते हैं, इनमें से केवल इलेक्टेड जिनको जनता ने चुना है तो वो कितने होते हैं? 543। और बाकी के दो कौन से होते हैं? एंग्लो इंडियन, जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में ये एंग्लो इंडियन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कुल कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे लोकसभा से? 543। और इसी तरह से राज्यसभा में 245 कुल मेंबर्स होते हैं, लेकिन इन 245 में से 12 मेंबर्स
प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, इसलिए 245 में से ये 12 या 12 नॉमिनेटेड पर्सन वोट नहीं डालेंगे। कुल कितने लोग वोट डालेंगे? 233। तो 233 राज्यसभा से और 543 लोकसभा के जो सांसद या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं ये वोट देते हैं। इसके बाद राज्यों के जो निर्वाचित विधायक होते हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं स्टेट में, उनके जो इलेक्टेड मेंबर होंगे, जो एमएलएज हैं इलेक्टेड, वो सारे लोग क्या करेंगे? राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। अब एक चीज और ये भी है कि राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं, राज्यों की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनमें भी एक मेंबर को जो एंग्लो इंडियन होता था उसे राष्ट्रपति पहले मनोनीत करते थे। हालांकि अब ये प्रोविजन संसद और लोकसभा और विधानसभा दोनों के मामले में खत्म कर दिया गया है, लेकिन फिर भी पहले एक एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करते थे। तो इस एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं होता था, ये राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं देता था। बाकी जितने एमएलए जो जनता चुनती थी वही वोट देते थे। तो किन किन स्टेट के एमएलए वोट दे सकते हैं? एमपी, यूपी और जितने भी स्टेट्स हैं उन सारे स्टेट्स के एमएलए जो हैं वो वोट देते हैं। इसके अलावा 3 यूटीज भी हैं, 3 यूनियन टेरिटरी भी हैं, संघ राज्य क्षेत्र हैं, जो जिनके विधानसभा के निर्वाचित विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देंगे। जिनके इलेक्टेड एमएलए जो हैं वो जो 3 यूटी के एमएलए हैं वो वोट देते हैं। तो 3 यूटीज कौन कौन सी हैं? पहले तो दिल्ली, दूसरा पौंडीचेरी। तो दिल्ली और पौंडीचेरी इन दोनों को 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का राइट मिला था, अधिकार मिला था। जम्मू कश्मीर 2019 तक एक राज्य था, तो राज्य होने के नाते वो इस कैटेगरी में आता था और राष्ट्रपति के चुनाव में इसके विधायक या इसके एमएलए वोट देते थे। लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर को एक यूटी बना दिया गया और यूटी बनाने के बाद भी इसके जो एमएलएज हैं वो क्या होंगे? राष्ट्रपति के चुनाव में वोट दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात जो ध्यान देने वाली है वो सिर्फ ये कि 2022 में जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जब चुनाव हुआ, तो जम्मू कश्मीर विधानसभा ने या जम्मू कश्मीर विधानसभा के जो एमएलए थे उन्होंने वोट नहीं डाला। उन्होंने वोट नहीं डाला। क्यों? क्योंकि वहां विधानसभा अभी हाल फिलहाल क्या चल रही है? भंग चल रही है, डिसोल्यूट है, वहां पर अभी डिसॉल्व है, अभी वहां पर विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, इसलिए वहां के लोगों ने वोट नहीं डाला। ठीक है। हालांकि 2019 में यूटी बनने के बाद भी जम्मू कश्मीर के विधानसभा के जो सदस्य हैं उन लोगों को राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार होगा। ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 55 के अनुसार आर्टिकल 55 कहता है कि यदि राष्ट्रपति के चुनाव के समय किसी विधानसभा की कुछ सीटें खाली हैं, मान लीजिए कि मध्य प्रदेश में 230 विधायक हैं, एमएलएज हैं, लेकिन अभी 25 विधायकों की सीट खाली हैं, केवल 205 विधायक ही प्रेजेंट हैं, तो चुनाव होगा राष्ट्रपति का कि चुनाव नहीं होगा? या जैसे जम्मू कश्मीर की विधानसभा पूरी तरीके से भंग है ही नहीं, जम्मू कश्मीर की विधानसभा डिसॉल्व है, तो राष्ट्रपति का चुनाव होगा कि नहीं होगा? तो ये आर्टिकल कहता है कि विधानसभा के कुछ सीट खाली हैं या किसी राज्य की विधानसभा पूरी तरह से भंग है तो भी राष्ट्रपति का चुनाव कराया जा सकेगा, तो भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं आएगा। राष्ट्रपति के चुनाव पर इन खाली सीटों का कोई प्रावधान नहीं पड़ेगा। ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव अगर कुछ सीटें खाली है तो भी हो सकता है। ओके। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन प्रक्रिया है, मैनर ऑफ इलेक्शन, हालांकि ये आर्टिकल 55 में दिया गया है, तो इसके बारे में या इसके अंदर हम कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है तो वोट की वैल्यू निकाली जाती है। जैसे हम जब चुनाव में वोट डालते हैं, अपने सांसद, अपने विधायक को चुनते हैं, तो हमारे वोट की वैल्यू, अगर हमने 1 वोट डाला है तो उसे 1 ही गिना जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता।
राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे पहले एमएलए के वोट की वैल्यू निकाली जाती है, फिर उसके बाद एमपी के वोट की वैल्यू निकाली जाती है। इसके बाद कुछ इलेक्शन मेथड्स अपनाई जाती हैं, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में जब आप टिक लगाते हैं या बैलेट पेपर पर साइन करते, बैलेट पेपर पर कोई निशान लगाते हैं, तो वो बड़ा क्लोज्ड होता है, गोपनीय बैलेट पेपर, सीक्रेट बैलेट पेपर यूज किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि किस सदस्य ने, किस सांसद, किस विधायक ने किस व्यक्ति को राष्ट्रपति चुनने के लिए वोट डाला है, ये किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने किसे वोट दिया ये पता नहीं चलेगा, तो सीक्रेट बैलेट पेपर यूज किया जाता है। इसके बाद एक हेयर सिस्टम यूज किया जाता है। वो हेयर सिस्टम क्या होता है? इस हेयर सिस्टम में दो शब्द आते हैं, एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, और दूसरा एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इन दोनों को हम आगे चलकर देखते हैं। और इसके बाद आप देखोगे कि तीसरे नंबर पर की जाती है वोट्स की गणना, काउंटिंग ऑफ वोट्स। तो काउंटिंग ऑफ वोट्स करते समय सबसे पहले अवैध वोटों को अलग कर दिया जाता है, इनवैलिड वोट्स को सेपरेट कर दिया जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कोटा तैयार किया जाता है, कोटा तय किया जाएगा, और उसके बाद फिर फाइनली वोट गिने जाते हैं, काउंटिंग की जाती है वोट्स की। तो सबसे पहले जब हम वोट की वैल्यू निकाल रहे होते हैं, तो वोट की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले एमएलए के वोट की वैल्यू निकाली जाएगी, एमएलए के वोट की वैल्यू। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है एमएलए के वोट की वैल्यू निकालने के लिए। एमएलए के वोट की वैल्यू के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो ये कि एमएलए के राज्य की कुल जनसंख्या, मान लीजिए कि अगर हमें मध्य प्रदेश के एमएलए के वोट की वैल्यू निकालनी है, एक एमएलए के वोट की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की जनसंख्या देखेंगे कितनी है। तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, लेकिन ये जनसंख्या अभी की नहीं, कब की देखनी होगी? 1971 की, 1971 की। तो मध्य प्रदेश में 1971 में कितनी जनसंख्या थी ये देखा जाएगा, टोटल पॉपुलेशन ऑफ एमएलए स्टेट्स इन द ईयर ऑफ 1971। इसके बाद इसको डिवाइड किया जाएगा किससे? उस राज्य के निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या से। मतलब टोटल इलेक्टेड एमएलए कितने हैं उस राज्य में। एमपी में टोटल कितने इलेक्टेड एमएलए होते हैं, मध्य प्रदेश में टोटल कितने होंगे। तो जैसे हाल फिलहाल तो मध्य प्रदेश में 231 हुआ करते थे, जिसमें से 230 इलेक्टेड थे और एक जो एंग्लो इंडियन होता था। तो 230 को हम लेंगे, इसे किससे डिवाइड करेंगे? 230 से, 230 से, जबकि एक एंग्लो इंडियन का जिक्र इस पर नहीं आएगा, उसे नहीं रखा जाएगा। फिर इस पूरे फॉर्मूले को किससे? 1/1000 से, 1/1000 से इंटू कर दिया जाएगा। और जब ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक एमएलए के वोट की वैल्यू। तो इसके बाद क्या मिल जाएगी आपको? एक एमएलए के वोट की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसे ऐसे देख सकते हैं कि मान लीजिए अगर मध्य प्रदेश में जो टोटल कितने जनसंख्या है, मध्य प्रदेश में टोटल जनसंख्या है 2 करोड़, या मान लीजिए कि 2 लाख जनसंख्या है, 2 लाख जनसंख्या है, और मध्य प्रदेश में टोटल जो एमएलएज हैं, सपोज करिए कि मध्य प्रदेश में जो टोटल नंबर ऑफ एमएलएज हैं वो कितना है? 20। तो इसको हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। तब हमें एक एमएलए की वोट की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ टोटल नंबर कितना आया? लगभग ये यहाँ से 10,000 और इसको 1,000 से वापस यहाँ से डिवाइड किया तो हमको कितना मिल गया? 10। तो जो एक एमएलए के वोट की वैल्यू आई वो कितनी आई? 10 आई, ठीक है। इस एक एमएलए के वोट की वैल्यू 10। और मध्य प्रदेश में टोटल कितने एमएलएज हैं? तो मध्य प्रदेश में मान लीजिए कि टोटल हमने जब देखा था कितने एमएलएज थे, तो हमने कहा था कि 20 एमएलए हैं और एक की वैल्यू 10 है। इस हिसाब से मध्य प्रदेश जो राष्ट्रपति के चुनाव में टोटल जब वोट देगा तो कितने वोट देगा? 200 वोट्स देगा। तो मध्य प्रदेश से टोटल कितने वोट जाएंगे? 200 वोट जाएंगे, क्योंकि एक एमएलए का 10 वोट है और टोटल एमएलए कितने हैं? 20, ठीक। फिर इसके बाद अगर अब हम दूसरे राज्य के बारे में देखें तो मध्य प्रदेश में तो हमें पता चल गया कि एक एमएलए जो था उसके वोट की वैल्यू 10 निकल रही है।
क्योंकि यहाँ की जनसंख्या कितनी है, 2 लाख, हमने 2 लाख जनसंख्या मानी। लेकिन उत्तर प्रदेश, अगर यहाँ पर जनसंख्या मान लीजिए कि 30 लाख है और यहाँ की जो टोटल एमएलएज हैं वो कितने हैं, 30 या 300, या यहाँ पर मान लीजिए 300 है, तो इसको जब हम सेम तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो जरूरी नहीं है कि यूपी और एमपी के जो एमएलएज हैं उनके वोट सेम निकलें। यहाँ भी जरूरी नहीं है कि 10 ही निकले, ऐसा जरूरी नहीं होगा, कुछ अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों राज्यों के जो एमएलएज हैं उनके वोट की वैल्यू अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन अगर दोनों की जनसंख्या सेम है और जनसंख्या के साथ साथ उनके एमएलएज के नंबर सेम है तो वोट की वैल्यू 1 भी हो सकती है। जैसे ये लिखा हुआ है कि एक राज्य के सभी एमएलए, मध्य प्रदेश में जितने भी एमएलए होंगे उनके वोट की वैल्यू कितनी है, सभी एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी है, 10-10। लेकिन अलग अलग राज्यों के जो एमएलए होंगे उनके वोट की वैल्यू कैसी होगी, अलग अलग होगी। लेकिन कभी कभी क्या हो सकती है, बराबर भी। जैसे एमपी और यूपी में अलग अलग है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर दोनों की जनसंख्या बराबर हो, तो एमपी और यूपी दोनों के वोट की वैल्यू बराबर बराबर भी हो सकती है। ओके, इसके बाद हम निकालते हैं एमपी के वोट की वैल्यू। तो जब एमएलए के वोट की वैल्यू निकल जाती है तो इसके बाद फिर एमपी के वोट की वैल्यू निकाली जाएगी। और एमपी के वोट की वैल्यू निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला यूज किया जाता है। इसमें सारे राज्य, जैसे भारत में 28 राज्य हैं, तो इन सारे 28 राज्यों में जितने भी एमएलएज हैं, टोटल इलेक्टेड एमएलएज हैं, इन 28 राज्यों के सभी इलेक्टेड एमएलएज के वोट की वैल्यू का गुणा या योग कर लेते हैं, उसको ऐड कर लेते हैं, और उन सभी एमएलएज के जो टोटल वोट हैं, जैसे मध्य प्रदेश से एक एमएलए है, उसके वोट की वैल्यू 10 निकली, तो इन 10 में और टोटल कितने एमएलए हैं, 20, तो ये आपने 200 निकाल दिया। फिर उत्तर प्रदेश में टोटल एमएलएज कितने हैं, फिर उसमें एक एमएलए के वोट की वैल्यू कितनी है, उनका आपस में गुना किया, और ऐसे करके आपने सभी एमएलए के वोट की वैल्यू निकाली, भारत के सभी एमएलए के वोट की वैल्यू निकाल ली, और उसको किससे डिवाइड कर दिया, जो दोनों सदनों की निर्वाचित सदस्य की कुल संख्या से। दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो टोटल इलेक्टेड एमएलएज, इलेक्टेड एमपीज हैं, उन एमपीज के टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया। तो जैसे हम जानते हैं कि लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 233, तो इस टोटल नंबर से ऊपर वाले नंबर को हम डिवाइड कर देंगे। जब ये करेंगे तो एक एमपी के वोट की वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए कि उत्तर प्रदेश में टोटल 400 एमएलए हैं, और 400 एमएलए में हर एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी है, 20। तो उत्तर प्रदेश टोटल कितने वोट्स देता है, 800। ठीक है, इसी तरीके से आंध्र प्रदेश में 200 एमएलए हैं और हर एमएलए के वोट की वैल्यू अगर 15 है तो आंध्र प्रदेश कितने, या आंध्र प्रदेश ठीक है, जैसे यहाँ ये 8000 हो गया, तो यहाँ पर 200 एमएलए हैं और 15 वोट देते हैं, तो टोटल आंध्र प्रदेश से कितने वोट्स आ गए, 3000 वोट्स आ गए। तो यहाँ से उत्तर प्रदेश से आए 8 और आंध्र प्रदेश से आए 3000 वोट। इसी तरीके से आप एमपी के लिए ये चीज अप्लाई करेंगे, इसी तरीके से आप राजस्थान के लिए भी ये चीज अप्लाई करेंगे। जब सारे 28 स्टेट को आप इस तरीके से कर लेते हैं, उसके बाद टोटल इलेक्टेड एमपीज जो लोकसभा और राज्यसभा के हैं, इस नंबर से क्या करेंगे, इस टोटल नंबर को डिवाइड कर देंगे, और इसके बाद आपको मिल जाएगी एक एमपी के वोट की वैल्यू। तो इसके बाद हमें एक एमपी के वोट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो जब आप एमपी के वोट की वैल्यू निकालते हैं तो एमपी के वोट की वैल्यू में जो योग निकलेगा, एमपी के वोट की वैल्यू सभी एमपीज, चाहे वो 543 और 233 जो एमपीज हैं, इन दोनों के जो टोटल वोट्स हैं उनका योग सारे के सारे 28 राज्यों में, 28 स्टेट्स में, और दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर के जो एमएलएज हैं
उनके टोटल एमएलए के वोट की वैल्यू के बराबर निकलेगा। 28 राज्यों में कुल जितने भी एमएलए हैं लगभग 708, तो 708 एमएलए टोटल हैं, उनके कुल वोट्स किसके बराबर होंगे? इन लोगों के वोट के बराबर होंगे। ठीक है, इसके बाद सारे एमपीज, ये जो 543 और 233 हैं, इन सभी एमपी के वोट की वैल्यू कैसी होती है? बराबर बराबर होती है। चाहे 543 आपने लोकसभा के वोट लिए, अब इस 543 में से हर एक मेंबर के वोट कैसे होंगे? बराबर। अगर इसका वोट 10 है तो दूसरे एमपी के वोट का भी वैल्यू कितना होगा? 10। और अगर राज्यसभा से भी कोई मेंबर आपने लिया तो राज्यसभा में भी अगर ए के वोट की वैल्यू 10 है तो बी के वोट की वैल्यू कितनी होगी? 10 ही होगी। और यहाँ पर भी लोकसभा में भी अगर x की वैल्यू 10 है तो y के वोट की वैल्यू भी कितनी है? 10। इसलिए लोकसभा का मेंबर हो चाहे राज्यसभा का मेंबर हो, किसी भी मेंबर की वोट की वैल्यू कैसी होगी? बराबर बराबर। संसद के सभी सदस्यों के वोट की वैल्यू आपस में बराबर होगी। ठीक है, और चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो। तो ये एक चित्र है, वोट वैल्यू ऑफ ईच एमएलए, वोट वैल्यू ऑफ ईच एमएलए। ठीक, ईच एमपी कैरीज वोट वैल्यू ऑफ 708। तो जितने भी एमपीज हैं, चाहे लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के हो, सबके पास वोट की वैल्यू, सबके वोट की वैल्यू कितनी है? 708। ठीक है, और ये किस पर डिपेंड करता है? स्टेट के पॉपुलेशन, नंबर ऑफ वोट्स ईच एमएलए कैरीज डिफर्स बेस्ड ऑन दी स्टेट पॉपुलेशन। तो हर राज्य के एमएलए की जो वोट की वैल्यू है वो जनसंख्या पर, पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है। इस हिसाब से देखिए कि अगर जो पंजाब है उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से पंजाब में एक एमएलए के वोट की वैल्यू 116 है, उत्तर प्रदेश में यही वैल्यू 208 है, उत्तराखंड में 64 है, राजस्थान में 129, महाराष्ट्र में 175, तमिलनाडु में 176 है। ठीक है, और केरला में कितनी है? 152। तो अलग अलग राज्य के एमएलए के वोट की वैल्यू अलग अलग होती है, जबकि सभी एमपी के वोट की वैल्यू कैसी होती है? एक सी। फिर इसके बाद कुछ निर्वाचन पद्धतियों का यूज किया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में। तो जो निर्वाचन पद्धति है उनमें पहली निर्वाचन पद्धति होती है कि गोपनीय तरीके से चुनाव कराया जाएगा। व्यक्ति जब चुनाव में वोट डालेगा तो बड़ा गोपनीय तरीके से सीक्रेट बैलेट पेपर यूज किया जाता है। इस तरह का एक बैलेट पेपर होगा जिसमें ऊपर व्यक्ति को अपना नाम लिखना होगा, लेकिन वो अकेले में जाकर वोट डालेगा ताकि किसी को पता ये ना चले कि किस सदस्य ने किस उम्मीदवार को वोट दिया है। जैसे भारत में पहले ये चुनाव होते थे, आपके पास में ऑप्शन होते थे, आप किसे चुनना चाहते हैं उसके सामने सील लगाते थे और वोट देते थे। ठीक, इसके बाद एक हेयर सिस्टम यूज किया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में। तो हेयर सिस्टम यूज किया जाता है, ये हेयर सिस्टम आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में यूज किया जाता है, की पद्धति यूज की जाती है। इसका मतलब ये होता है कि जब किसी व्यक्ति को चुनाव जीतना है तो उसे कुल वोट्स का एक निश्चित मात्रा या प्रतिशत वोट प्राप्त करना जरूरी होगा। मान लीजिए कि अगर 100 वोट पड़ते हैं तो उसे कितने वोट प्राप्त करने जरूरी हैं? 51। जब तक किसी व्यक्ति को 51 वोट नहीं मिलेंगे वो नहीं जीतेगा। ये जबकि एक दूसरा सिस्टम भी होता है जिसको कहा जाता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या है? अगर टोटल 100 वोट्स पड़ते हैं और 4 कैंडिडेट खड़े हुए ए, बी, सी और डी, तो अगर ए को 40 वोट मिलते हैं, बी को 30, सी को 20 और डी को 10, तो जैसे सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही जीत जाएगा। तो इसमें कौन जीत गया? ए जीत गया, क्योंकि इसको 40 वोट्स मिलते हैं, इसलिए ये जीत चुका है। ठीक है, इस सिस्टम को कहा जाता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कि आपको 51% वोट हासिल करने हैं, जबकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति में ये बड़ा जरूरी होता है कि यदि 100 वोट्स हैं तो 51% वोट पाने वाला ही जीतेगा, ताकि निर्वाचित उम्मीदवार आनुपातिक दृष्टि से ज्यादा लोगों की पसंद हो। कम से कम आधे या उससे ज्यादा लोगों की पसंद होना चाहिए, तब जाकर वह चुनाव जीतेगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति में। एक अगला जो पद्धति इसमें यूज की जाती है उसे कहा जाता है एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो इसमें केवल एक व्यक्ति को नहीं चुनना होता,
इस तरीके का बैलेट पेपर होगा और इसमें नाम लिखे होते हैं। तो हमें केवल एक व्यक्ति को नहीं चुनना होता है, बल्कि सभी उम्मीदवारों के नाम के सामने प्रेफरेंस या वरीयता देनी होती है। ए, बी, सी और डी ये 4 हैं, तो हम इसे किसको चुनना चाहते हैं, तो हमने कहा हमें सी को चुनना है, हमने उसके सामने 1 नंबर लिख दिया। लेकिन अगर किसी वजह से सी नहीं जीता तो हमारी दूसरी पसंद कौन है, तो हम फिर लिखेंगे कि हमारी दूसरी पसंद सी है, हमारी दूसरी पसंद डी है, तो हमने डी के सामने 2 लिख दिया। अगर डी भी नहीं जीतता तो हमारी तीसरी पसंद क्या होगी, तो हमने डी को तीसरी पसंद दे दी। और अगर बी भी नहीं जीतता तो हमारी सबसे आखिरी पसंद क्या होगी, ए, जिसको हमने चौथे नंबर की प्रेफरेंस दी। और इसे ट्रांसफरेबल वोट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें वोट ट्रांसफर भी किए जाते हैं। अभी देखते हैं इसमें वोट किस तरीके से ट्रांसफर होंगे। फिर इसके बाद वोट्स की गणना करनी होती है। तो वोट्स की गणना करने के लिए सबसे पहले तो 3 स्टेप फॉलो किए जाएंगे। उनमें पहला है कि अवैध वोट्स को अलग कर दिया जाता है, इनवैलिड वोट्स को सेपरेट कर दिया जाएगा। जो इनवैलिड वोट्स होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, कब उनको इनवैलिड माना जाता है, कि अगर उसमें ऑफिशियली प्रोड्यूस्ड बैलेट पेपर को यूज नहीं किया गया है, औपचारिक बैलेट पेपर यूज नहीं किया गया है, अगर बैलेट पेपर मध्य प्रदेश में यूज होना था लेकिन उसे कर्नाटक के किसी विधायक ने यूज कर लिया है, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से यूज कर लिया है, तो वो बैलेट पेपर वैलिड नहीं होगा। फिर टोटल बैलेट, द बैलेट पेपर कंटेन्स नो मार्किंग व्हाट्सओवर, उस पर अगर कोई एक्स्ट्रा मार्किंग कर दी गई है, इंटेंशन ऑफ द वोटर इज नॉट क्लियरली डिस्कर्नेबल फ्रॉम द बैलेट पेपर, अगर जिसने वोट दिया है वो वाकई किसी और को प्रेफरेंस 1 देना चाहता था लेकिन गलती से किसी और को प्रेफरेंस मिल गई, तो ये बैलेट पेपर इनवैलिड हो जाएगा। बैलेट कंटेन्स एडिशनल सरप्लस एंट्रीज बाय द वोटर, कुछ और लिख दिया गया है अगर इस पे, द बैलेट पेपर इज इंटेंशनली स्पॉइल्ड बाय द वोटर, अगर उसे जानबूझकर खराब कर दिया गया है। ठीक है, इस तरह से मानिए कि, और एक छोटी सी चीज इसमें और है कि बैलेट पेपर पर जब आप प्रेफरेंस भरते हैं 1, 2, 3, 4, उसके लिए एक स्पेशल पेन दिया जाता है जो इलेक्शन कमीशन ही प्रोवाइड करता है। तो अगर टोटल 100 वोट्स डाले गए हैं जिनमें से 10 इनवैलिड वोट हो गए, तो अब गिनती कितने की जाएगी, 90 वैलिड वोट्स हमारे पास हैं और इन 90 वैलिड वोट्स के बारे में ही या इनसे ही चुनाव का परिणाम निकलेगा। किसी भी व्यक्ति को, वोट डालने वाले को दूसरा वोट देने का अधिकार नहीं होता है, यह हमें ध्यान रखना है। किसी भी व्यक्ति को दूसरा वोट देने का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद जब हमारे बैलेट वोट्स हमें पता चल गए, हमारे पास हमारे बैलेट वोट्स आ गए, तो उन बैलेट वोट्स में से हम एक कोटा तय करते हैं। कोटा का मतलब ये होगा कि इनवैलिड वोट्स में से कितने वोट अगर मिले तो वह व्यक्ति जीत जाएगा, प्रेसिडेंट बन जाएगा। बैलेट वोट से एक कोटा तय किया जाता है, अर्थात कितने वोट मिलने पर राष्ट्रपति बनेगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है कि हमारे पास टोटल बैलेट वोट्स कितने हुए उनको रखा जाएगा और नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है हमारे पास, हमें कितने राष्ट्रपति चुनने हैं। तो हमारे देश में केवल एक ही राष्ट्रपति होता है, उस वैकेंसी में आप +1 करेंगे और फिर इस टोटल फॉर्मूले में +1 करेंगे, तो जिसके बराबर में आपको कोटा मिल जाएगा। यहाँ देखिए, अगर आप में 90 वोट्स हैं जो वैलिड हैं और हमारे पास टोटल एक राष्ट्रपति हमें चुनना है, उसमें आपने +1 कर दिया, तो 90 डिवाइडेड बाई 2 और फिर यहाँ पर +1, तो 90 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 45 और ये +1 मतलब कितना हो गया, 46 वोट। तो अगर किसी व्यक्ति को 46 वोट मिल जाते हैं, 90 में से 46 वोट मिलते हैं, तो वह व्यक्ति क्या हो जाएगा, तो वह व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाएगा, वह व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाएगा। अगर एक व्यक्ति को 46 वोट मिले, 90 वोट्स में से 46 वोट अगर एक व्यक्ति को मिलते हैं, तो दूसरे व्यक्ति को टोटल कितने वोट्स मिल सकते हैं, 44। ज्यादा से ज्यादा वोट भी कितने मिलेंगे, अगर ए को 46 मिले हैं तो बी को कितने मिल सकते हैं, 44। तो बी ज्यादा से ज्यादा मत हासिल करने के बाद भी राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा, क्योंकि अगर एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया तो दूसरे के पास वो मौका अब नहीं रहेगा, इसलिए कोटा डिसाइड किया जाता है। इसके बाद गणना की जाएगी, काउंटिंग की जाएगी
इसमें जिस उम्मीदवार के नाम के सामने, जिस भी उम्मीदवार के नाम के सामने प्रेफरेंस 1 लिखी होती है, उस बैलेट पेपर का वोट उस कैंडिडेट का माना जाता है। जैसे 3 बैलेट पेपर हमारे पास में है, यहाँ पर A B C D, तो C के सामने 1 लिखा है, तो ये वोट किसका होगा? C को जाएगा, मतलब C को 1 वोट मिल गया। यहाँ पर A के सामने 1 लिखा है, तो ये वोट किसका होगा? A का, तो ये वोट किसको जाएगा? A के सामने जाएगा, A को जाएगा। और यहाँ B के सामने 1 लिखा है, तो ये वोट किसका होगा? B का माना जाएगा, B को ये वोट जाएगा। इसके बाद जब फर्स्ट राउंड की जो काउंटिंग हुई है, जिसमें लोगों ने प्रेफरेंस दी है, अगर इसमें फर्स्ट राउंड की काउंटिंग में कोटे के बराबर, मतलब 46 वोट के बराबर अगर किसी को वोट मिल जाते हैं, तो वह व्यक्ति जीत जाता है। जैसे हमने 46 वोट को कोटा अगर माना और किसी व्यक्ति को 46 वोट A B C D में किसी को भी 46 वोट मिल जाते हैं, तो वह क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। लेकिन अगर किसी को 46 वोट नहीं मिलते, A B C D किसी को भी 46 वोट नहीं मिलते, तो सेकंड राउंड की वोटिंग करानी होगी, अगले राउंड की वोटिंग करवानी होती है। इस अगले राउंड की वोटिंग में, अगले राउंड की वोटिंग करानी होती है। इस अगले राउंड की वोटिंग में वोट ट्रांसफर किए जाते हैं। वोट कैसे ट्रांसफर किए जाते हैं? यहां मान लीजिए कि A के सामने प्रेफरेंस 1 थी, इसलिए ये A का वोट था, और ऐसे 40 वोट्स हैं जिसमें A के सामने 1 लिखा हुआ है, मतलब टोटल A को कितने वोट मिल गए हैं? 40 वोट। और जीतने के लिए कितने वोट्स चाहिए? 6 वोट और चाहिए। तो ना तो A अभी जीता नहीं है, इसे 6 वोट और चाहिए होंगे। इसलिए अब हम दूसरे वोट्स देखते हैं। दूसरे वोट्स में हम ये देखेंगे कि किसे सबसे कम वोट मिले हैं। तो C के सामने 1 लिखा हुआ है और C को ऐसे टोटल 6 वोट मिले हैं, तो A को मिले हैं 40 वोट और C को 6 वोट मिले हुए हैं। इसी तरीके से B के सामने B को लगभग 8 वोट मिले थे, D को 9 वोट मिले हुए थे, या कुछ और। तो सबसे कम वोट C को मिले हैं। C के सामने सबसे कम बार 1 लिखा गया है, तो C को अब हम इस पूरी की पूरी रेस से, राष्ट्रपति के चुनाव की रेस से अलग कर देंगे। C को अलग कर दिया जाएगा। इसका कारण यह है कि C को सबसे कम लोगों ने चुना है। C सबसे कम लोगों की पहली पसंद है और इसके जीतने की संभावना सबसे कम है। फिर जब हम C को अलग करते हैं, तो C के जितने भी वोट होंगे, उस वोट में हम ये देखते हैं कि दूसरे नंबर पर लोगों ने किसको रखा है, दूसरे नंबर की प्रेफरेंस लोगों ने किसे दी है। इस मामले में दूसरे नंबर की प्रेफरेंस लोगों ने A को दी है। A को दूसरे नंबर की प्रेफरेंस दी है, और ये प्रेफरेंस कितने बार मिली है? कितने? सारे के सारे 6 वोट में A को दूसरे नंबर पर रखा गया है। तो C के जो 6 वोट थे वो किसको ट्रांसफर हो जाएंगे? A को ट्रांसफर हो जाएंगे। तो A के पास पहले ही 40 वोट थे और 6 वोट और चले गए, तो टोटल कितने वोट्स हो गए? A के पास 46 वोट, और ये 46 वोट से A क्या बन जाएगा? विनर हो जाएगा। C को आपने सबसे क्यों अलग किया था? क्योंकि ये सबसे कम लोगों की पहली पसंद थी, इसके जीतने के चांस सबसे कम है, इसलिए इसे चुनाव से बाहर कर दिया। और इसके वोट में जिस कैंडिडेट को, मतलब A को सेकंड प्रेफरेंस मिली थी, तो वो वोट किसको ट्रांसफर कर दिया गया? A को। और इस बार 40 और 6 वोट मिलकर के टोटल 46 वोट्स हुए, और A क्या हो गया? जीत गया। A क्या हो गया? जीत गया। फिर A के जब जीतने के बाद में अगर दूसरे कोई कैंडिडेट इस चुनाव के मामले में, काउंटिंग के बारे में अगर कोई विवाद खड़ा करते हैं, क्वालिफिकेशंस के बारे में किसी तरीके का कोई विवाद खड़ा करते हैं, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े जो विवाद होंगे उनका निपटारा कौन करेगा? उनका निपटारा कौन करेगा? सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट सिलेक्शन। तो इसकी इंक्वायरी और फैसला, डिसीजन कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, और यह फैसला अंतिम माना जाएगा। तो राष्ट्रपति के विवादों से जुड़े या राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े जो विवाद हैं वो सुप्रीम कोर्ट देखता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और उसका फैसला ही क्या होगा? अंतिम माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम माना जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विनियम बनाने की संसद की शक्ति, पार्लियामेंट्स पावर ऑफ रेगुलेटिंग द इश्यूज रिलेटेड विद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन संशोधन अधिनियम 1997 ये पारित हुआ।
प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 1997। इसमें कुछ विनियम बनाए गए हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए, प्रपोज किया जाना चाहिए। तो कितने प्रपोजल चाहिए? एटलीस्ट 50। और ये 50, मानिए अगर मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता हूं तो मैं सीधे जाके नॉमिनेशन फाइल नहीं कर सकता। मुझे नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कम से कम 50 एमएलए या 50 एमपी का सपोर्ट चाहिए। जब वो मेरे नाम को प्रस्तावित करेंगे तब मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता हूं। इसके साथ 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदन भी होना चाहिए, सेकेंडर्स भी होने चाहिए। तो 50 एमएलए तो सबसे पहले प्रपोज करेंगे और फिर 50 एमएलए या एमपी क्या करेंगे? उसे अनुमोदित भी करेंगे, सेकेंडर भी बनेंगे। तो जमानत राशि इसके लिए कितनी रखी जाती है? कॉशन मनी कितनी होगी? 15,000। और अगर टोटल वोट्स का 1/6 16% वोट अगर हमें नहीं मिलता तो ये 15,000 राशि जब्त हो जाएगी। ठीक। और ये सारे प्रयास क्यों किए गए हैं? ताकि अगंभीर प्रत्याशी को चुनाव लड़ने से रोका जा सके। जो प्रत्याशी गंभीर नहीं है उसे चुनाव लड़ने से रोका जा सके। ठीक। क्या भारत में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है? री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या भारत में री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट हो सकता है, पुनर्निर्वाचन हो सकता है? तो आर्टिकल 57 ये कहता है कि कोई राष्ट्रपति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बना है तो वह अगली बार भी चुनाव लड़ सकता है, फिर लड़ सकता है, फिर लड़ सकता है। इसकी कोई सीमा संविधान में नहीं लिखी है। हाँ, लेकिन एक परंपरा ये जरूर बन गई है कि कोई भी 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। कोई भी 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। केवल राजेंद्र प्रसाद ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। हालांकि ये तीसरी बार भी लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा इनको मना कर दिया गया। तो इन्होंने भी फिर तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ा। किसी और को मौके मिले, ज्यादा लोगों को मौके मिले, इसलिए कोई व्यक्ति, ये जस्ट एक परंपरा है कि 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बनेगा। यूएसए में कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो इसके कुल 2 बार। यूएसए में मैक्सिमम अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। इससे ज्यादा वो व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता। तो दोस्तों, ये था हमारा राष्ट्रपति का चुनाव। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।